दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मेरे YouTube चैनल संस्कार कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में 2017 में पूछे गए सामान्य ज्ञान और विज्ञान का हल प्रश्न दिया है, जो कि 2017 में पूछा गया था ITI में। तो बगैर समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चंस के साथ मैंने बहुत सारा डिटेल्स दिया है। हालांकि हर वीडियो तो मैंने 25-25 क्वेश्चन का ही बनाया है, जैसा कि अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो पता होगा, लेकिन 25 नहीं, कम से कम 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाते होंगे प्रत्येक वीडियो में। तो इसलिए अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब, इसके बाद शेयर दोस्तों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर करना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जो थे ना, उन्हीं को नेताजी कहा जाता था। और सुभाष चंद्र बोस को अगर ये पूछा जाए कि नेताजी की उपाधि किसने दिया था, तो रुडोल्फ हिटलर ने दिया था। किसने दिया था? रुडोल्फ हिटलर ने दिया था। तो खैर क्वेश्चन ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान कहाँ है? ऑप्शन आपके पास ग्वालियर, पटियाला, बेंगलुरु, रांची। तो ये जो खेलकूद संस्थान है नेताजी का, वो पटियाला में है। कहाँ है? पटियाला में। डिटेल्स देखते हैं। ये जो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान है, इसकी स्थापना 7 मई 1961 को हुई थी, जो कि भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पटियाला में जो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 मई 1961 को हुई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा की गई थी। फिर है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला तो कि राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान पटियाला में, लेकिन सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा अगर पूछा जाए तो कहाँ है? कोलकाता में। क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम्स में। तो यहाँ मैंने बताया कि सुभाष चंद्र बोस के उपनाम क्या है? नेताजी है। और नेताजी उनका उपनाम कौन दिया था? तो रुडोल्फ हिटलर ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। यानी विद्युत अपघट्य जो होता है ना, एक छोर से दूसरे छोर को मिलाने का काम करता है वो। तो शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य ठोस रूप में होता है। तो पूछ रहे शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है क्या? NH4Cl और ZnCl2, NaCl और CaCl2, MgCl2 एवं ZnCl2, NH4Cl एवं CaCl2। तो इसका ना सही आंसर होता है वो क्या है? ए है, NH4Cl और ZnCl2, अर्थात अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होता है। क्या? NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड, ZnCl2 अर्थात जिंक क्लोराइड। तो ये होता है शुष्क सेल में। शुष्क अर्थात सूखा सेल, जिसको हम लोग ना टॉर्च वगैरह में यूज़ करते हैं ना। यहाँ की शुष्क सेल का आविष्कार लेक्लांचे ने किया था। ये पूछा जाए अगर आपसे कि शुष्क सेल का आविष्कार किसने किया था, तो शुष्क सेल का आविष्कार लेक्लांचे ने किया था। इसलिए शुष्क सेल को लेक्लांचे सेल भी कहा जाता है। याद रखना, शुष्क सेल को कौन सा सेल कहेंगे? लेक्लांचे सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका आविष्कार लेक्लांचे नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नाखून पॉलिश परिमार्जक में क्या रहता है? यानी नाखून पॉलिश जो होता है ना, उसको रिमूवर, जब उसको रिमूव हटाने में यूज किया जाता है, तो उसमें ना एसीटोन रहता है। हमेशा याद रखेंगे आप लोग, क्या रहता है? एसीटोन रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? ऑप्शन है आपके पास चिश्ती, कादिरिया, सुहरावर्दिया, फिरदौसिया। तो जो सूफी संप्रदाय थे ना, वो कई रूपों में बटे होते थे, लेकिन जो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे वो सुहरावर्दिया संप्रदाय से संबंधित थे। किससे थे? सुहरावर्दिया। अब बात करते हैं थोड़ा सूफी संप्रदाय के बारे में। तो क्या है? सूफी संप्रदाय इस्लाम का एक पंथ है। इस्लाम धर्म आप लोग सबको पता होगा, या अच्छी तरह से जानते ही हैं आप लोग। सूफी संप्रदाय इस्लाम का एक पंथ है, जिनके पंथी जो होते थे ना, वो राजाओं द्वारा दान उपहार नहीं लेते थे और सादा जीवन व्यतीत करते थे। यानी सूफी संप्रदाय के अगर लोगों की बात किया जाए, जो इसके अनुयायी होते थे वो, और इसके जो संत होते थे, पंथी अर्थात संत, इनको मानने वाले, पंथी का अर्थ होता है मानने वाले। तो वो जो थे ना, उस समय इनके
आसपास जो राजा रहते थे वो इन्हें दान में कुछ या उपहार में कुछ देते थे तो वो उसे ग्रहण नहीं करते थे और सादा जीवन ही व्यतीत करते थे। तो इस तरह से पता चलता है हम लोग को कि सूफी संप्रदाय किसका एक पंथ था, इस्लाम धर्म का ही एक भाग था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फतवा जहांदीरी की रचना किसने की थी। फतवा जहांदारी बरनी अर्थात जियाउद्दीन बरनी, मीन जहादुद्दीन सिराज, अल-बरूनी, हसन निज़ामी। तो ये जो फतवा जहांदारी थी ना, इसकी रचना की गई थी जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। किसके द्वारा? जियाउद्दीन बरनी के द्वारा किया गया था। डिटेल्स मैंने दिया है कि अगर ये पूछा जाए आपसे कि फतवा जहांदारी था वो किस काल का वर्णन करता है, उसमें किसका वर्णन है, तो उसमें सल्तनत काल का वर्णन है। किस काल का वर्णन है? सल्तनत काल का वर्णन है। फिर है ना, बरनी मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह के काल में आया था। ये भी पूछ सकता है आने वाले 2020 में ITI में। फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है तो सब चीज़ें बंद है, लेकिन इस लॉकडाउन में ही हम लोग तैयारी कर लेंगे कि जो जियाउद्दीन बरनी था वो किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह के शासनकाल में, फिरोज शाह के शासनकाल में और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यहाँ से ये जो फिरोज शाह है ना, इससे हम याद रखेंगे कि फिरोज शाह जो दिल्ली में एक स्टेडियम है वो उसी के नाम पर रखा गया था, फिरोज शाह कोटला, जो कि 2019 में बदल करके रख दिया गया है। उसका नाम अब भारत के जो पूर्व वित्त मंत्री थे उनके देहांत हुआ था, अरुण जेटली, तो अभी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम पर उस स्टेडियम का नाम रख दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके क्या रखा गया, तो अरुण जेटली स्टेडियम। और ये जो फिरोज शाह कोटला था वो फिरोज शाह के ही नाम पर था। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह कहा जाता था। क्या? पगला बादशाह कहा जाता था। फिर है ना अल-बरूनी, अल-बरूनी की चर्चा ही ना, तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये पूछा जाए कि अल-बरूनी किसके साथ आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जो भारत की खोज नामक किताब लिखी थी। अल-बरूनी ने एक किताब लिखी थी उस समय, क्या था? भारत की खोज। अगर ये पूछा जाए कि अल-बरूनी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, तो भारत की खोज। ये पूछा जाए कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक किसका सूचक है। अब ये बात किया जाए, जब भी कोई ठोस पदार्थ अगर गलेगा अर्थात द्रव रूप में बदलेगा तो उसे ताप चाहिए, और जब ताप दिया जाता है ठोस पदार्थ को तो उसके अंतराण्विक आकर्षण बल में कमी आती है। अर्थात जितना मजबूत होता है अंतराण्विक आकर्षण बल उसमें कमी आती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण तो यहाँ से अगर कोई भी वस्तु अगर द्रव रूप में गलता है यानी पिघलता है तो कितना ताप लेगा, कम लेता है या ज़्यादा लेता है। जितना ही कम ताप लेगा उसके कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होगा तभी, और जितनी ज़्यादा आकर्षण बल होगा उतना ही उसका गलनांक क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ना किसी ठोस पदार्थ का गलनांक किसका सूचक अगर ये पूछा जाए तो अंतराण्विक आकर्षण बल की प्रबलता को, अर्थात आकर्षण बल कितना मजबूत है, कितना ताप लेगा वो गलने के लिए, न कि आणविक द्रव्यमान, आणविक आमाप और अंतराण्विक विकर्षण बल की प्रबलता। अंतराण्विक आकर्षण बल की प्रबलता पर ये निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक कृत्रिम रूप से और एक प्राकृतिक रूप से। तो फलों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक हार्मोन होता है वो एथिलीन होता है, लेकिन कृत्रिम ढंग से अगर पकाने की बात किया जाए तो वो गैस की बात किया जाएगा तो वो एसीटिलीन होता है। कौन सा? एसीटिलीन। डिटेल्स में मैंने आपको दिया है कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन। अब दोस्तों इस बात को आप बहुत बढ़िया तरह से नोट कर लोगे कि अगर प्राकृतिक रूप से पकाने वाला हार्मोन पूछे तो हार्मोन है एथिलीन, लेकिन अगर गैस की बात पूछे और कृत्रिम ढंग से बात बोले तो वो कौन सा हो जाएगा? एसीटिलीन। बहुत फंसाने वाला ये क्वेश्चन होता है। यहाँ पे फिर डिटेल्स में और कि फलों में फ्रक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है। अगर ये पूछा जाए कि फलों में कौन सी शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है तो वो फ्रक्टोज पाई जाती है। और फ्रक्टोज से रिलेटेड आप लोग याद रखना कि फ्रक्टोज जो होता है ना उससे फल शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि फलों में पाया जाता है। फिर ये भी पूछा जाए कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है तो वो फ्रक्टोज ही होती है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया हूँ कि जो टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है वो सुक्रोज को जाना जाता है, अर्थात जिससे हम लोग अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं चीनी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे अब आते हैं कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो संविधान के निर्माता हैं उनकी क्या सोच थी, कैसी सोच थी, इसका प्रतिबिंब किस में दर्शाता है। मूल अधिकार में, संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में या भारतीय नागरिकता में। तो उनका जो मस्तिष्क और उद्देश्य था ना, वो तो प्रस्तावना में ही नज़र आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डिटेल्स में दिया है ना कि ये प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो संविधान की कुंजी कहा जाता है किसे, प्रस्तावना को कहा जाता है। एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारतीय जो संविधान है उसकी प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। चलिए फिर इसमें एक और क्वेश्चंस मैंने जोड़ा है डिटेल्स में कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ। अगर ये पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में हुआ। और इसमें क्या हुआ था, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। ये पूछेगा कि सबसे पहले कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1976 में। फिर ये पूछा जाए कि समाजवादी शब्द, पंथनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता जो है उस शब्द कब जोड़े गए थे, तो यही 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और ये जो है ना समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये प्रस्तावना में ही वर्णित है, जो कि संविधान की कुंजी कहलाता है। एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर ये आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि पैरासीटामोल किसे कम करता है, यानी पैरासीटामोल का क्या कार्य है। उच्च रक्तचाप एवं ज्वर, मात्र ज्वर, अति तनाव या एलर्जी। तो पैरासीटामोल है ना, उसका काम होता है मूल रूप से ज्वर को कम करना। क्या है, ज्वर को कम करना। यहाँ से एक रिलेटेड बात ये पूछा जाए आपसे कि जितने भी प्रकार के ज्वर होते हैं, अर्थात बुखार, जैसे पूछा जाए कि मस्तिष्क ज्वर होता है, डेंगू ज्वर होता है, पीत ज्वर होता है, जो ज्वर होते हैं ना, जितना भी प्रकार का ज्वर यानी बुखार होता है ना, वो सब वायरस के कारण होता है। किसके कारण, वायरस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को कहते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पदार्थ के बीचों बीच ना एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसे तो पदार्थ के 3 मूल कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना, वो नाभिक के बीच में रहता है, इसलिए इसे न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। सबसे पहले ये जान लो कि न्यूक्लियॉन्स किसे कहा जाता है, तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा को, यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है यहाँ पे कि ये नाभिक है जिसमें क्या है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन है। इसके चारों ओर ना ये कक्षा होती है। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना, चक्कर काटते रहते हैं। तो इन कक्षा को ही क्या कहा जाता है, ये पूछा गया आपसे। न्यूक्लियॉन्स दिया गया है, मेसॉन दिया गया है, ऊर्जा स्तर दिया है, कक्षा दिया है। तो यहाँ पे जो है ना न्यूक्लियॉन्स, अभी मैंने बताया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जिससे न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। फिर मेसॉन है, नहीं, ये तो एक इलेक्ट्रॉन जैसा कण है। ऊर्जा स्तर है, कक्षा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपके पास, ऊर्जा स्तर, यानी एनर्जी सेल बोला जाता है। क्या होता है, एनर्जी सेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, KWH अर्थात किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। किलोवाट घंटा, समय का नहीं, समय का तो सेकंड, द्रव्यमान का नहीं, तो ऊर्जा का, शक्ति का। सही ऑप्शन क्या है इसका, ऊर्जा है। किलोवाट घंटा जो है ना, ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। यहाँ मैंने बताया समय का सेकंड होता है, द्रव्यमान का केजी और शक्ति का क्या होता है, वाट। जिस तरह से किलोवाट घंटा पूछा, तो आपसे आने वाले एग्जाम्स में ये भी तो पूछ सकता है ना कि ये जो समय का है मात्रक वो क्या है। तो समय का मात्रक सेकंड होता है, द्रव्यमान का क्या, केजी होता है, और शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। ये भी आपसे आने वाले एग्जाम से पूछ सकता है दोस्तों। मैंने हर चीज़ों का ख्याल रखा है आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जल को जीवाणु रहित करने के लिए उपयोगी पदार्थ है। यानी जल में अगर जीवाणु है तो इसको जीवाणु रहित अर्थात जीवाणु से नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, Na2CO3, NaSCO3, फिटकिरी या CaOCl अर्थात जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी ही है, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है जीवाणु रहित करने के लिए जल को। जैसे आप लोग जनरली देखे होंगे कि आप लोग के गांव घर में आसपास में जो नलियां होंगे ना, नलिया में समय समय पर ना ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है ताकि जो कीड़े मकोड़े जीवाणु जो हों वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाएँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है।
तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 15 मार्च, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ना 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, ये पूछ रहा है ना पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,700 किलोमीटर, 12,850, 12,670, विषुवतीय ना 12,700, 12,750, 12,650 या 12,600 किलोमीटर। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है ना वो 12,750 किलोमीटर है। कितना है? 12,750 किलोमीटर। और विषुवतीय व्यास से 80 किलोमीटर कम व्यास है ध्रुवीय व्यास का। अगला क्वेश्चन ये भी है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो याद रखना विषुवतीय व्यास से 80 किलोमीटर कम है ध्रुवीय व्यास। तो ये 12,750 था और इसमें 80 हम लोग घटाएंगे तो 12,670 बचेगा। तो अमूमन है कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। याद रखने के लिए विषुवतीय और ध्रुवीय में याद रखना कि विषुवतीय 12,750 और इससे 80 किलोमीटर कम होता है ध्रुवीय व्यास। क्वेश्चन नंबर 16 है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं, यानी इस पुस्तक के लेखक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एस गोपालन या एस राधा कृष्णन अर्थात सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये आपके पास ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ना ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक थे ना जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जे नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को बच्चे लोग प्यार से इनको चाचा कहते थे। क्या? चाचा। तो ये पूछा जाए कि चाचा का उपनाम किन्हें था? तो ये जवाहरलाल नेहरू का था। फिर इससे रिलेटेड ये भी याद रखेंगे ना कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। फिर यहाँ मैंने बताया ना कि भारतीय दर्शन एस राधा कृष्णन की किताब है। अगर पूछा जाए कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन की किताब कौन सी है तो ये ना भारतीय दर्शन। कौन सा? भारतीय दर्शन। ये उल्टा ये पूछ सकता है कि भारतीय दर्शन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। फिर है ना एस राधा कृष्णन की याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भारत में तो 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को। और ये पूछा जाए कि किनकी याद में मनाया जाता है या किनके सम्मान में मनाया जाता है तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है ना वो कहाँ से लिया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, आयरलैंड, रूस, फ्रांस। तो भारत का जो नीति निर्देशक तत्व है ना वो संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के में वर्णन है और ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। यहाँ मैंने डिटेल्स में आप लोग को दिया है कि रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगर मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो वो कहाँ से? रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। प्रस्तावना की भाषा एवं समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता रहा था कि प्रस्तावना जो है ना संविधान की कुंजी है उसकी भाषा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ ये क्वेश्चन आ भी गया डिटेल्स में कि प्रस्तावना की भाषा एवं समवर्ती सूची, जो राज सूची समवर्ती सूची है ना, इस सूची का जो वर्णन है वो भी कहाँ, उसमें समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। फिर है ना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। जापान से क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। ये खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी बोला जाए तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 NaHCO3 NaCl NH4Cl। Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, फिर है NaCl अर्थात नमक, NH4 अर्थात अमोनियम क्लोराइड। तो ना खाने का जो सोडा होता है ना Na2CO3 इसका होता है। खाने का सोडा क्या है? वो क्या है? NaHCO3। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ये ए नहीं, सॉरी बी होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग बाई बोलेंगे। अगर बाई बोले यानी हाई यानी हाइड्रोजन, सोडियम बाई कार्बोनेट। ये जो NaCl है ना, पिछले कई वीडियो में मैंने बताया कि NaCl को टेबल साल्ट कहा जाता है और ये NH4Cl जो अमोनियम क्लोराइड है ना एक उधर्वपातित पदार्थ है। और उधर्वपातन का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि जब किसी ठोस पदार्थ को सीधे गर्म किया जाए तो वो द्रव में ना बदल करके गैस में बदल जाता है। अर्थात किसी ठोस पदार्थ का द्रव में ना बदल कर सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया उधर्वपातन कहलाती है। और जब किसी गैसीय पदार्थ को ठंडा किया जाए तो द्रव में ना बदल कर सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उधर्वपातन। तो यहाँ से NH4Cl जो है ना एक उधर्वपातित पदार्थ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है या किस खेल में दिया जाता है? ऑप्शन आपके पास फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैडमिंटन है, पोलो है। तो ये जो थॉमस कप है ना वो बैडमिंटन में दिया जाता है। किस में दिया जाता है?
बैडमिंटन में दिया जाता है। और भारत में बैडमिंटन के एक प्रमुख खिलाड़ी ना, याद होगा आप लोग को, ये पता ही होगा सबको, साइना नेहवाल, जो कि बैडमिंटन खेलती है। सानिया मिर्ज़ा के बारे में पता होगा, जो कि क्या खेलती थी, टेनिस खेलती थी। फिर है ना क्वेश्चन नंबर 20 कि विसर्जन नली में कैथोड किरण उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त वायु दाब है 1 सेंटीमीटर पारा, 1 मिलीमीटर पारा, 0.001 सेंटीमीटर पारा या 0.001 मिलीमीटर पारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी है। अर्थात वायु दाब जितना कम होगा ना, तब विसर्जन नली में कैथोड किरण उत्पन्न होगा। तो 0.001 mmHg के बराबर होना चाहिए वायु दाब, तब कैथोड किरण विसर्जन नली में उत्पन्न होता है। 21 है क्वेश्चन नंबर कि कौन सा स्रोत पारे के प्रदूषण में सर्वाधिक जिम्मेदार है, यानी पारा के प्रदूषण में कौन सा स्रोत सर्वाधिक जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है आपके पास कोयला से चलने वाला पावर प्लांट, बी है फैक्ट्री, सी है सीमेंट उत्पादन, डी है वाहन उत्पादन। तो जो पारे के प्रदूषण में सर्वाधिक जिम्मेदार है ना, वो कोयला से चलने वाला पावर प्लांट है। इसमें जो इसके जो कचरे होते हैं ना, वो नदी में, समुद्र में, मतलब किनारे में फेंक दिया जाता है। तो इसके लिए सबसे जिम्मेदार कौन है, कोयला से चलने वाला पावर प्लांट। यहाँ पे मैंने बताया है एक और चीज़ कि CFL में पारा होता है। जो हम लोग CFL बल्ब जलाते हैं ना, उसमें क्या होता है, पारा होता है। फिर ये हिसाब से ये भी पूछ सकता है कि CFL का पूरा नाम क्या है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। CFL का पूरा नाम क्या, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आता है कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो नीति निर्देशक तत्व है ना, वो कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। और किस भाग में वर्णन है संविधान के, तो भाग 4 में। अगर पूछा जाए संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। तो संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। और भाग 4 कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो 36 से 51 तक। तो किस अनुच्छेद में है, 36 से 51 अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। यहाँ मैंने डिटेल्स में दिया है कि भाग 1 से 4 तक है ना, वो संघ एवं राज्य का वर्णन है इसमें। किसमें, भाग 1 में संघ एवं राज्य तक, कहाँ से, 1 से 4 तक। भाग 2 5 से 11, इसमें भारतीय नागरिकता की बात की गई है। भाग 3 इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है, 12 से 35 तक। भाग 4 अभी मैंने बताया नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। संविधान में कुल भाग कितने हैं, 22 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। हम लोग जो कुछ भी अगर देखते हैं, व्हाट एवर द थिंग्स बी, जिसको बोला जाए सी या बी लुक, वो किस पे बनता है, उसका प्रतिबिंब, इमेज जो है ना, वो किस पे, कॉर्निया पे, आइरिस पे, पुतली पे, रेटिना पे। तो हम लोग जो कुछ भी देखते हैं ना, व्हाट एवर द थिंग्स बी सी, उसका जो इमेज होता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और ये बात अगर रही कॉर्निया की, तो हम लोग को आँख का जो काला वाला भाग होता है ना, वो कॉर्निया होता है। इसमें ब्लड नहीं होता है, याद रखना, ब्लड नहीं होता है। ये शरीर का हम लोग का यही एक भाग है ना, कॉर्निया, जिसमें ब्लड नहीं होता है, शरीर का काला वाला, आँख का जो काला वाला भाग होता है। लेकिन यहाँ से जब ये पूछा जाए कि जब ये काला वाला भाग में ब्लड नहीं होता है, तो इसमें ऑक्सीजन का संचार कैसे होता है, तो कॉर्निया जो होता है ना, डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में होता है। और डायरेक्ट कांटेक्ट से ये क्या, ऑक्सीजन प्राप्त करता है और ये जीवित रहता है और अपना कार्य करता है। फिर ना कि रेटिना पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा एवं छोटा होता है। आखिर छोटा बनता है तब तो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ भी देख लेते हैं, नदियाँ देख लेते हैं, इतनी दूर तक साइट हम लोग जो देखते हैं, वो छोटा बनने के कारण ही होता है। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है परंतु विस्थापित नहीं कर पाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। यानी एक दीवार को जब मनुष्य धकेलता है, विस्थापित करने का मतलब होगा, उस नहीं करने का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं हटा पाता है, अर्थात उसकी जो स्थिति है ना, उसमें चेंजिंग नहीं कर पाता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि कार्य ही कहता है ना कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को कार्य कहा जाता है। और दीवार तो अपनी स्थिति में परिवर्तन किया नहीं, जहाँ है वहीं है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल, जूल प्रति मीटर, न्यूटन, जूल प्रति सेकंड। तो ऊर्जा का मात्रक है ना, वो क्या है, जूल है। आप सबको पता होगा, पिछले कई वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की है। ऊर्जा के साथ साथ कार्य का भी मात्रक क्या है, जूल है। अब यहाँ मैंने ये डिटेल्स दिया है कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है,
और न ही विनाश। यह सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अगर ये पूछे आपसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ये होता है क्या कि ऊर्जा का तो न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है, सिर्फ यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। अब पूछा जाए कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। किसने दिया था? जूलियस रॉबर्ट मेयर। इन्हीं जूलियस के नाम पर ना ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है, और इन्हें ऊर्जा संरक्षण का जनक कहा जाता है। ये पूछा जाए कि ऊर्जा संरक्षण का जनक किन्हें कहा जाता है, तो जूलियस रॉबर्ट मेयर। तो दोस्तों इस वीडियो में भी मैंने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन आप लोग को करवाया और बहुत सारा डिटेल्स दिया। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना। आगे वाले वीडियो का इंतज़ार, तब तक धन्यवाद।